वेलकम टू प्रेपरेडार। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की बुक का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इस वीडियो में आपको फुल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी और समरी भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। समरी देख लेते हैं पहले इस चैप्टर की शॉर्ट में। चैप्टर में क्या होता क्या है, तो लास्ट लेसन जो है वो एक यंग बॉय की कहानी है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस जो है वो रहता है अल्सेस में। अब अल्सेस में क्या है कि अल्सेस में प्रूशियंस ने जो है वो रूल करने लग गए हैं। प्रूशियंस ने टेक ओवर कर लिया है ना। जर्मन्स ने, मतलब प्रूशियंस मतलब जर्मन्स ने। तो एक दिन क्या होता है स्टोरी में कि सबसे पहले फ्रांस जो होता है एक दिन स्कूल लेट पहुंचता है और वो डरा हुआ भी होता है क्योंकि उसने अपना फ्रेंच का लेसन, मतलब जो उसको होमवर्क में मिला था वो उसने नहीं किया है। तो जब वो क्लासरूम में जाता है तो वो सरप्राइज होता है। वो सरप्राइज क्यों होता है, क्योंकि जो उसका टीचर है, एम हेमल है टीचर का नाम, एम हेमल। तो उसने बेस्ट क्लोथ्स पहने होते हैं अपने। बेस्ट क्लोथ्स मतलब वो जो कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ही पहनता था वो वाले क्लोथ्स पहने होते हैं उसने। तो वो देख के सरप्राइज हो जाता है फ्रांस। और क्या देखता है कि जो विलेज के एल्डर्स हैं, विलेज के जो एल्डर लोग हैं वो सारे के सारे क्लासरूम की बैक सीट्स ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। और जो एटमॉस्फेयर है उसको थोड़ी एटमॉस्फेयर में सीरियसनेस लगती है, कुछ स्ट्रेंज सा लगता है। तो अब एम हेमल जो है वो कुछ न्यूज़ देते हैं, कोई सैड न्यूज़ देते हैं कि जो वो आज जो लेसन होने वाला है वो उनका लास्ट फ्रेंच का लेसन होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे से जर्मन ही सिर्फ टीच की जाएगी सब स्कूलों में। ऑफ एल्सेस, एल्सेस के सब स्कूलों में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, अब से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो अब फ्रांस जो है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है ना, कि उसने टाइम पे कैब क्यों नहीं पढ़ी, कभी पहले ध्यान नहीं दिया क्लासरूम में, ऐसा सोच के वो इमोशनल हो जाता है। उस दिन का जो लेक्चर है, वो एम हेमल का जो लेक्चर लेता है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लेता है, पूरा अंडरस्टैंड करता है, अच्छे से पढ़ता है ना। तो एम हेमल जो है लास्ट में ये कहते हैं कि हमें डिले नहीं करनी चाहिए लर्निंग, कभी भी दूसरों को ब्लेम करते हुए कोई कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस जो है वो समझनी चाहिए। जब क्लास एंड हो जाती है जो एम एम एल जो है बहुत इमोशनल हो जाता है और वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो ये उसके टीचर का वे है एक लव शो करने का फॉर हिज कंट्री और अपनी लैंग्वेज के लिए। अब हम चैप्टर को रीड करने होंगे। अब जो लास्ट लेसन चैप्टर है ये लिखा गया है, ऑथर देख लेते हैं पहले। ऑथर हैं इनके अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट इस चैप्टर के ऑथर हैं। वर्ड टू वर्ड रीडिंग करेंगे अब हम और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। आई स्टार्टेड द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। कि वो स्कूल के लिए लेट था, हमने देख ही लिया है कि फ्रांस स्कूल के लिए लेट निकला था और उसको डर था स्कोल्ड, डांटे जाने का, स्कोल्ड होने का, कि उसको स्कोल्ड करेगा टीचर उसका एम हेमल। क्योंकि उन्होंने कहा था, टीचर ने कहा था कि वो उनको पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, पार्टिसिपल्स के बारे में, और जो फ्रांस है उसने नहीं पढ़ा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और फ्रांस को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द रोड्स। एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि वो आज स्कूल बंक कर ले और बाहर ही रहे। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्योंकि दिन जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत ब्राइट था। बर्ड्स चर्प कर रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। प्रूशियन सोल्जर्स मतलब जर्मन सोल्जर्स जो थे वो मार्च करके हुए जा रहे थे और बर्ड्स जो थी चर्प कर रही थी। तो उसको वो दिन बहुत ब्राइट अच्छा सा लग रहा था और उसने सोचा कि एक मिनट के लिए उसने ऐसे सोचा कि वो क्लास ना लगाए, वो बंक कर ले। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ये सब बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था देन पार्टिसिपल्स पढ़ने से के। उसने सोचा कि ये ज़्यादा टेम्पटिंग है बाहर की चीज़ें। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। उसने अपनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर लिया और स्कूल की तरफ निकल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब जब वो उसने टाउन हॉल को पास किया तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के बाहर जो है भीड़ लगी हुई है। For the last 2 years, a bad news had come. अब ये जो बुलेटिन बोर्ड था ये सारी न्यूज़ लिखी होती थी वहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि पिछले 2 सालों से वहाँ से सिर्फ बुरी खबरें ही मिल रही है, जैसे कि बैटल्स हार जाना, कोई ड्राफ्ट आ गया, कोई ऑर्डर आ गया कमांडिंग ऑफिसर का। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट सोइंग वट कैन बी द मैटर नाउ। वो रुका नहीं और उसने मन सोचा कि अब क्या मैटर हो सकता है, अब क्या बुरी बात हो सकती, बुरी खबर हो सकती है।
Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम." तो क्या होता है कि जैसे ही वो स्कूल की तरफ भाग रहा होता है, जितनी तेजी से वो भाग सकता है उतनी तेजी से, तो उसको रास्ते में ब्लैकस्मिथ, वॉचर मिलते हैं। और वॉचर जो है अपनी अप्रेंटिस के साथ होता है, अप्रेंटिस मतलब कि हेल्पर के साथ होता है। और वो क्या सब रीड कर रहे होते हैं, वो बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज़ आई होती है उसे रीड कर रहे होते हैं। तो वो उसको बोलते हैं, फ्रांस को बोलते हैं कि इतनी जल्दी मत जाओ, डोंट गो सो फास्ट बब, तुम स्कूल पहुंच जाओगे प्लेंटी ऑफ टाइम में। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. तो फ्रांस को पता चल जाता है कि वो, क्योंकि वो लेट था और वो भाग के जा रहा था, कि तो वो उसका मजाक उड़ा रहे थे वो सब लोग मिलके, और इसलिए फ्रांस ने और तेजी बढ़ाई और वो एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया, मतलब अपने टीचर के क्लासरूम के बाहर जो गार्डन था उधर पहुंच गया। Usually when the school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो अब क्या बोल रहे हैं कि स्कूल वो पहुंच गया था, लेकिन वो क्या देखता है कि स्कूल में हर दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, बसल होता है, विच कुड बी हर्ड, जिसे बाहर स्ट्रीट पे खड़े होके भी सुना जा सकता था। जैसे कि कौन कौन सी आवाज़ें, जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो लेसन्स वो रिपीट कर रहे थे, यूनिसन मतलब कि टुगेदर, मिलके, यूनिटी में, मतलब सब जो ऐसे रिपीट करते हैं पूरी क्लास लेसन को रिपीट करना। और जो टीचर का जो रूलर वो टेबल पे रैप करती थी, टेबल पे मारती थी, उसकी आवाज़, तो वो सब आती थी रेगुलरली, पर आज वो चीज़ें इसको मिस हो रही थी, वो उसको नहीं आ रही थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, कि आज तो इतनी शांति क्यों मची हुई है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। उसने क्या सोचा था कि वो उसी शोरगुल में अंदर जाके अपनी सीट पे बैठ जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आज तो इतनी शांति है, वो ये वाली ट्रिक अपनी नहीं अपना सकता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। संडे की सुबह जैसे इतनी क्वाइट होती है, वैसे ही वो दिन, जैसे स्कूल क्वाइट होगा ना संडे को, वैसे ही वो दिन भी बहुत क्वाइट लग रहा था संडे की तरह। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, एंड एम हैमल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो ये क्या बोल रहा है कि उसने विंडो से देखे सारे क्लासमेट्स तो अंदर बैठे हुए थे, अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए थे, और हेमल जो था वो आगे पीछे वॉक कर रहे थे अपने टेरिबल आयरन रूलर से के साथ को अपनी बाजू के नीचे रखकर, वो वॉक कर रहे थे इधर से उधर। अब क्या है कि अब इतनी शांति है तो उसे जाके दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने जाके क्लास के अंदर घुसना पड़ा, और वो उसमें बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था और बहुत अशेम्ड भी था। But nothing had happened. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little France. We were beginning without you." ऐसा जिसने उसने सोचा था कि उसको डांट पड़ी थी, कि वैसे उसको कुछ नहीं हुआ। एम हेमल उसके टीचर ने सीधा उसको बोला कि अपनी सीट पे जल्दी से बैठ जाओ फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, नहीं तो। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat and frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never worn except on the inspection and prize days. अब वो जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है जल्दी से फ्रांस, और वो जैसे ही अपने डर पे काबू पाता है, तब वो देखता है कि जो उसके टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने बहुत अच्छा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, और अपनी फ्रिल शर्ट पहनी हुई है, और एक ब्लैक सिल्क की कैप पहनी हुई है जिसमें पूरे पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन के और प्राइज डेज पे पहनता था, मतलब स्पेशल ओकेजन्स पे पहना करते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. और पूरा स्कूल इतना शांत लग रहा था उस दिन उसे।
But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Kolkonta old Hoser, the three-cornered with his three-cornered hat, the former mayor and the former postmaster and several others besides. अब क्या देखता है फ्रांस, देखता है कि जो पीछे वाली सीट्स थी जो हमेशा एम्प्टी हुआ करती थी, आज वहां आके लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि ओल्ड होजर बैठा हुआ है। ओल्ड होजर की 3 कॉर्नर वाली कैप पहनी हुई है होजर ने। फॉर्मर मेयर आया हुआ है, जो पिछला मेयर था वो बैठा हुआ है। फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठा हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं पीछे वाली सीट्स पे जो यूजुअली खाली होती थी। Everybody looked sad, and Hoser has bought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. सब के सब सैड थे, ये जो लोग आगे पीछे बैठे हुए थे ये सब सैड दिख रहे थे फ्रांस को। और होजर जो था वो एक ओल्ड प्राइमर लाया हुआ था और थम्ड एट इट द एजेस, जो इस पे पिंड था, वो एजेस पे पिंड था और वो उसने अपनी नीज पे रखा हुआ था और उसके स्पेक्टिकल्स जो थे होजर के वो उसके ऊपर उसके पेजेस पे थे, प्राइमर के पेजेस पे पड़े हुए थे स्पेक्टिकल्स। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you all to be very attentive." अब बात सामने आती है कि एम हेमल जो है वो अपनी चेयर को सीधा करते हैं और फिर एक जेंटल सी टोन में और थोड़ी दुखी टोन में बताते हैं कि मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये सबसे लास्ट लेसन, ये लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है जो ये टीचर तुम्हें देने वाला है, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि जर्मन ही पढ़ाई जाएगी अब से, सिर्फ अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में। अब जो न्यू टीचर है वो टुमारो आ जाएगा और आज तुम्हारा लास्ट लेसन है और मैं चाहता हूँ कि जो तुम लास्ट लेसन है ये पूरी अटेंटिव होके पढ़ो, पूरे ध्यान देके पढ़ो। What a thunderclap these words to me. Oh, the wretches that were what they have put at a town hall. तो अब फ्रांस क्या है, फ्रांस को पहले पहले तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि एकदम से वो खुश हो जाता है कि अब और फ्रेंच तो नहीं पढ़नी पड़ेगी, और वो एकदम से ही समझ जाता है कि टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर ये न्यूज़ आई थी जिसे सब लोग देख रहे थे, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Poor man, I was in honor of this last lesson and he had put on his fine Sunday clothes and तो अब क्या बोल रहा है ये कि ये जो है ये सबसे मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, ये सब जो है फ्रांस सोच रहा होता है कि अभी तक तो मैंने लिखना भी नहीं सीखा था इस फ्रेंच को और अब मुझे इसको और नहीं पढ़ना और अब मुझे और नहीं पढ़ना पड़ेगा इसके बाद। लेकिन इसको एक ही मिनट में रियलाइज होता है कि वो कभी भी सीरियस नहीं हुआ इस लेसन अपनी फ्रेंच को सीखने के लिए कि, और वो अपने लेसन्स को स्किप करके जैसे बर्ड्स के एग लेने चले जाया करता था या फिर सार पे स्लाइड करने चला जाया करता था। माई बुक्स दैट हैड सीन, और जो बुक्स उसको थोड़ी ही देर पहले एकदम न्यूसेंस लग रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी, कम्बरसम लग रही थी, वो अब वो उसको थोड़ा इमोशनल हो गया है कि वो उसको अब वो छोड़नी पड़ेंगी और उसको वो थोड़ा एम हेमल के लिए भी इमोशनल हो गया है और ये सब भूल के कि उसका रूलर कितना, वो रूलर से जब मारता था तो भी कि वो जब रूलर से मारा करता था या फिर वो कितना क्रैंकी था, ये सब वो भूल जाता है और उसको वो थोड़ा टीचर के लिए थोड़ा इमोशनल हो जाता है।
और वो उसको ये बात अब समझ आती है कि वो उस टीचर ने आज संडे क्लोथ्स क्यों पहने हुए हैं, अपने बेस्ट क्लोथ्स क्यों पहने हुए हैं। Now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too, that they had not gone to school anymore. This was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. अब फ्रांस को समझ आता है कि ओल्ड मैन विलेज के जो ओल्ड मैन थे वो पीछे आके क्यों बैठे हुए थे क्लास के बैक सीट्स पे, क्योंकि वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो भी सॉरी थे, वो भी सैड थे, और वो अब उनका अपना वे था ये मास्टर को थैंक करने का, मास्टर की 40 इयर्स ऑफ सर्विस के लिए उसे थैंक करने का ये, और रिस्पेक्ट देने का अपने मास्टर को भी और अपनी कंट्री के लिए भी. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I have given to be able to say that dreadful rule of participles all through, very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk and my heart beating and not daring to look up. अब फ्रांस बोलता है कि जब वो ये सब बातें सोच रहा था तब उसको अपना नाम सुनाई देता है और वो उसकी टर्न आती है पार्टिसिपल्स को रिसाइट करने की. तो अब वो मन में तो ये सोचता है कि वो पार्टिसिपल्स को सुनाना चाहता है पूरी तरह क्लियर और लाउड बिना किसी गलती के, लेकिन वो 2-3 वर्ड्स बोल के ही थोड़ी देर में ही अटक जाता है और वो उसका हार्ट जो है वो बहुत तेज बीट करता है और वो थोड़ी एम्बेरसमेंट की वजह से भी और डर की वजह से भी वो नीचे अपनी सर नीचे झुका लेता है, अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और वो ऊपर की तरफ नहीं देखता है. तो आई हर्ड M. Hammer say to me, I won't scold you, little Franz, you must feel bad enough. See how it is. Every day we had to say to ourselves, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow, and now you see where we have come out. That's great trouble with Elsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be a Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not at the worst. Poor little France, we have all great deal to reproach ourselves with. अब एम हेमल जो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रांस, लेकिन क्या होता है ना कि हम जो है अपने आप को रोज बोलते रहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम, हम कल कर लेंगे, लेकिन आज ऐसे मोड़ पे आगे खड़े हो गए हैं वो सब कि उनका जो राइट है फ्रेंच सीखने का वो उनसे ले लिया गया है. एंड नाउ वो अपने आप को फ्रेंचमैन तो बोलते हैं, लेकिन वो ना तो वो बोल सकते हैं ना ही वो सही से फ्रेंच को लिख सकते हैं. तो वो ये सब बोलता है. Your parents are not anxious enough to have you learn. They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. तो अब हेमल जो है वो एम हेमल टीचर जो है वो बोलता है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी सीरियस नहीं है बच्चों की पढ़ाई को लेके, बच्चों की क्लासेस को लेके, क्योंकि वो क्लासेस को मिस करवा देते हैं जब वो चाहते हैं कि वो बच्चे को फार्म पे भेज दें या फिर मिल्स पे काम करने भेज देते हैं ताकि थोड़े से और पैसे आ जाए. और एम हेमल जो है वो ये भी बोलता है कि मैं भी ब्लेम करने के योग्य हूँ, क्योंकि वो भी जब उसको फिशिंग जाना होता था तब वो बच्चों को एक दिन की छुट्टी दे देता था जिस दिन भी उसे फिशिंग जाना पड़ता था, या तो बच्चों को वाटर करने के लिए भेज देता था, प्लांट्स अपने फ्लावर्स को वाटर करने के लिए लेसन्स को छुड़वा के बच्चों को भेज देता था. तो वो बोलता है कि मैं भी ब्लेम पे हूँ. तब ऐसे ही वो 2-4 बातें करता है और फिर वो बोलने लगता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. और ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, लॉजिकल है, और हमें उसको गार्ड करना होगा अमंग अस एंड मस्ट नेवर फॉरगेट इट. और कभी भी अपनी लैंग्वेज को भूलने नहीं देना होगा, क्योंकि जब पीपल गुलाम होते हैं, व्हेन द पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक उनकी पकड़ है अपनी लैंग्वेज पे तब तक वही उनकी आज़ादी की चाबी भी बन सकती है. इट बिकम्स देयर की टू द प्रिजन.
Then he opened a grammar and read us a lesson. फिर उसने ग्रामर की किताब निकाली और एक लेसन पढ़ दिया. और फ्रांस जो था वो अमेज था to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained anything with so much patience. अब फ्रांस बोलता है कि उसे उस दिन का ग्रामर का लेक्चर जो था वो पूरी तरह समझ आ गया, हर एक वर्ड उसको बहुत इजी लगा. और ये सोचता है कि इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो टीचर ने इतना पेशेंसली कभी समझाया ही नहीं था आज से पहले, या तो फ्रांस ने इतना पेशेंस से कभी सुना ही नहीं, इतना केयरफुली कभी सुना ही नहीं. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑन इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. कि जो ये सोचता है कि जो सर है वो एक ही बार में, आखिरी मौका है क्योंकि ये, तो वो आखिरी ही बार में सब कुछ उनको देना चाहता था, जितना भी वो जानता था वो सब अपने स्टूडेंट्स को देना चाहता था एक आखिरी बार. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Himmel had new copies for us, written in beautiful round hand. France Alsace, France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks, as if it was French too. तो अब बोलता है कि ग्रामर का लेक्चर होने के बाद उनका राइटिंग का लेक्चर हुआ, राइटिंग का लेसन हुआ. तो उस दिन एम हिमल ने न्यू कॉपीज लाया था जिसमें लिखा हुआ था, ब्यूटीफुली लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस और जिसको कॉपी करना था. तो जो ये ब्यूटीफुली लिखा हुआ था ये फ्लैग्स की तरह लग रहा था जो कि हर जगह क्लास के रूम में फैले हुए हैं. तो सब के सब जो है वो अपने काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं और इतनी शांति थी क्लास में और सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, एंड दैट वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर देयर पेपर. फिर बीटल्स भी कुछ क्लास के अंदर आ जाते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे ने, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन से, छोटे बच्चों ने भी उन पे ध्यान नहीं दिया और अपना ट्रेसिंग का काम वो आराम से करते गए. On the roof the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons too? तो थोड़ी देर बाद ही पिजन जो है वो छत पे कू करने लग जाता है, वो अपनी आवाज़ निकालने लग जाता है. तो फिर जो फ्रांस है वो अपना काम करते हुए वो एकदम सोचता है कि वो इन पिजन्स को भी जर्मन में बुलवाना चाहेंगे, इन पिजन्स को भी फोर्स करेंगे क्या कि वो जर्मन में गाना गाएं. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. तो अब ये अपना काम करते हुए जब एम हिमल की तरफ देखता है, अपने टीचर की तरफ देखता है जो कि चेयर पे बैठा हुआ है, एक चीज़ को देख रहा होता है, कभी दूसरी चीज़ को देख रहा होता है, एज इफ वो एक पिक्चर सेट करना चाहता हो अपने माइंड में, क्योंकि अब वो इतने 40 ईयर्स के सर्विस के बाद अब वो इस जगह को छोड़ना पड़ेगा. उसका क्लास जो है ये 40 ईयर्स से इसी जगह पे थी, विद हिज लिटिल गार्डन आउटसाइड ऑफ द क्लास. Only the desks and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the floor. यहाँ पे वो अपने गार्डन की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एम हिमल की गार्डन की एक्सप्लेन कर रहा है कि वो सर ने खुद ही अपने हाथों से पौधे लगाए थे, होप वाइन लगवाई थी, उसकी बात कर रहा है. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country the next day. अब ये बोलता है, फ्रांस सोचता है मन में कि सर कितने हार्ट ब्रोकन होंगे, कितने दुखी होंगे, क्योंकि जैसे आवाज़ें भी आ रही होती हैं ऊपर वाले कमरे से उनकी सिस्टर की बैग्स पैक करने की, क्योंकि उनको अगले दिन ही कंट्री को लीव करके जाना होगा. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bo, bu.
Down there at the back of the room, old Hauser has put on his spectacles and holding his primer in both the hands spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to cry and laugh. How well I remember it, the last lesson. लेकिन टीचर जो था वो पूरे करेज से अपने सारे लेक्चर्स करवा रहा था उस दिन के। फिर अब राइटिंग के बाद उनका हिस्ट्री का लेक्चर हुआ। तो बेबीज जो बैठे हुए थे, छोटे बच्चे जो थे, उन्होंने भी अपना कुछ भी चैंटिंग स्टार्ट कर दी। डाउन देयर एट द बैक। फिर बाद में ओल्ड होजर जो था, उन्होंने अपने स्पेक्टेकल, जो पीछे बैक ऑफ द क्लासरूम में बैठा हुआ था, उन्होंने अपने स्पेक्टेकल्स पहन लिए, अपने प्राइमर को पकड़ लिया और फिर लेटर्स को स्पेल करना लग गए वो। तो वो जो लेटर्स को स्पेल कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशन से फुल हो गए थे कि वो जब बोल रहे थे, वो जब स्पेल कर रहे थे लेटर्स को, तो फिर उनकी जो वॉइस थी वो ट्रेम्बल कर रही थी। तो सबको ये उनकी ट्रेम्बलिंग वॉइस को सुन के या तो हंसी भी आ रही थी और उनको भी रोना भी आ रहा था। तो सब पूरी क्लास इमोशनल हो गई थी। तो फ्रांस बोल रहा है कि मैं उस लास्ट लेसन को इतनी अच्छी तरह याद है मुझे वो क्लास। At all once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from the drill sounded under our windows. M. Himmel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. तो अब क्या होता है, क्लॉक 12 बज जाते हैं और जो उसी टाइम पे जो ट्रम्पेट्स होते हैं प्रूशियंस ड्रिल पे गए होते हैं, मार्च पे गए होते हैं, वो भी वापस आ रहे होते हैं उसी टाइम पे। अब हेमल जो है वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पेल हो जाते हैं, पेल दिख रहे होते हैं, अपनी चेयर पे खड़े हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके मुंह पे बहुत ग्रेव, बहुत डीप सा इमोशन होता है। My friends, said he, I बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट। वो इतने इमोशन से फुल हो जाते हैं कि वो कुछ बोलना जो शुरू करते हैं आई करके, लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते क्योंकि वो बिल्कुल चौक से हो जाते हैं। देन ही टर्न टू द blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture with his head, School is dismissed, you may go. तो वो अब जैसे कि वो बोल नहीं पाते तो वो पीछे मुड़ते हैं और ब्लैक बोर्ड पे जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा वो लिख देते हैं वी विल लव फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो फिर वो वॉल की साइड स्टेप कर देते हैं और फिर वो बोल तो पाते नहीं है कि एकदम इमोशन से फिल होते हैं और वो हाथों से ही इशारा कर देते हैं कि स्कूल इज डिसमिस्ड, अब आप सब जा सकते हैं। ये लास्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। So guys, like, share, subscribe and comment if you like our lecture. Thank you.